भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल पूरे कर लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी में महा जनसंपर्क अभियान चला रही है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लोगों के बीच में जा रहे हैं और पिछले 9 सालों के बीच में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने जो विकास किया है, जो काम हुए हैं, उसको लोगों को बता रहे हैं। हम आज उत्तर पूर्वी जिला महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी के साथ हैं और इनसे जानते हैं कि कौन कौन से वो काम हैं जिसे लेकर के डॉक्टर यूके चौधरी अपनी टीम के साथ और उत्तर पूर्वी जिला की पूरी भाजपा की टीम जो है लोगों के बीच में जा करके और प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसी कौन कौन से प्रमुख जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उसको है जिसे लेकर के आप लोगों के बीच में आप लोग जा रहे हैं और क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं? जी देखिए, जो 2014 से और अब 2023 आ गया, लगभग 9 वर्ष, तो 9 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, अगर उसको हम आज अभी बताना शुरू करें आपको और कल सुबह इसी वक्त तक बताना जारी रखें तो भी वो काम खत्म नहीं होंगे। इतने काम मोदी सरकार के माध्यम से हुए हैं। लेकिन अगर उसको हम डिवाइड करें तो 2 तरह के काम हुए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट और एक जो लोगों को जो सोशल, जिसे कहते हैं सामाजिक रूप से जो उन्होंने कार्य किए, जो लोगों के लिए आवश्यक थे। तो सामाजिक रूप से जो कार्य किए उसमें सबसे पहला जनधन खाता जो खुलवाया और लगभग 50 करोड़ जनधन खाते खुलवाए। और देखिए कितना सहायता उससे मिली कि जब कोरोना काल आया और लोगों के पास खाने के लिए रोटी के पैसे नहीं थे तो 500 रुपए उन सब लोगों को उसमें डलवाए। तो वो कितनी बड़ी जो है कुछ दिन के लिए उनके लिए एक सामर्थ्य सिद्ध हुई, जो डायरेक्ट उनके एक बटन के क्लिक करते ही उनके खाते में चले गए। खाते खुलवाने से सबसे बड़ी बात है, जो हमारा गरीब वर्ग था, बिलो पॉवर्टी लाइन था, ईडब्ल्यूएस था, उसको कोई भी सुविधा देनी होती थी तो देखिए राजीव गांधी जी ने कहा था कि वो 85% पैसा जो है वो ऊपर से आते आते खत्म हो जाता है, मात्र 15% पैसा जो है वो नीचे पहुंचता है योजनाओं का। तो वो सीधा खाते में जाता है आज की डेट में और वो सब पूरा लाभ जो है गरीबों को पूरा कंप्लीट मिलता है। उन्होंने करीब करीब 12 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय बनवाए। उन्होंने करीब करीब 10 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शंस दिए। उन्होंने करीब करीब 12 करोड़ लोगों को जो जल है नल के माध्यम से परिवारों को पहुंचवाया। लगभग 4.44 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए का जो इलाज है वो फायदा पहुंचा। और उसमें मैं विशेषता दिल्ली का हूं तो इस दिल्ली के निवासी होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो वाली योजना, आयुष्मान योजना जो है वो केजरीवाल ने पिछले 9 साल से रोक रखी है, जिसमें गरीब आदमी इस दिल्ली में जो कैंसर से, जो बड़े रोगों से पीड़ित है, वो इलाज नहीं ले पाता। मुफ्त का जो योजना यहां पर होनी चाहिए थी, और कारण सिर्फ इतना कि मोदी जी का नाम ना हो जाए। आवास की बात करें, लगभग 3.45 करोड़ जो है आवास उन्होंने परिवारों को दिए हैं। जहां झुग्गी वहीं मकान के तहत, आपको पता ही, कालका जी गोविंदपुरी में मकान दिए और 3 परियोजनाओं में ऑलरेडी काम चल रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली को कोविड के दौरान फ्री वैक्सीनेशन मोदी जी ने दिया। दिल्ली के दौरान, कोविड के दौरान दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोदी जी के तहत ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाए। इतना बड़ा काम जब दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर पाई कोविड के समय, तब जो है हाथ बटाया केंद्र सरकार ने और यह फायदा किया। उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आए। एम्स की संख्या मुझे लगता है कि डबल से ज्यादा हो गई है इस दौरान। लगभग 74 एयरपोर्ट्स थे जो कि 148 हो गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम कॉलेज थे वो 387 थे और 692 अब उनकी संख्या हो गई है। उनका इरादा है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। उसके बाद जो IIM 13 थे वो 20 हो गए हैं, 16 IIT थे अब 23 हो चुके। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो देश की प्रतिभाएं हैं और जो रह जाती थी सिलेक्शन होने से, उनको कितना बड़ा इससे लाभ हो रहा है। रेल पर डे कितना उन्होंने विस्तार किया है, एयरपोर्ट्स हो ही गए हैं, सड़क लगभग 40 किलोमीटर प्रतिदिन बन रही है अभी स्पीड से, जो कि
लगभग 10-12 किलोमीटर की स्पीड से 2014 से पहले बना करती थी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हुआ है, कहीं चले जाओ देश के किसी कोने में, जो रोड आपको दिखाई देती है, जो समय आपका बचता है, जो आपका पेट्रोल बचता है, जो डीजल बचता है, अगर उसको देखें तो हम कितना बड़ा फायदा इस देश का कर रहे हैं। तो ये मोटी मोटी बातें जो उन्होंने की हैं। और अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात करें तो न केवल मानव के लिए बल्कि गांवों के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, देखिए 6,000 रुपए जो दिया जाता है, लगभग 18 करोड़ किसान परिवारों को जो 1 बीघा 2 बीघा पे खेती कर रहे हैं, मुश्किल जिनको कुछ बचता है, उन लोगों को 6,000 रुपए पर ईयर, इतनी बड़ी मदद हो जाती है बीज के लिए, खाद के लिए, कि वो किसानों के लिए भी उन्होंने अपनी श्रद्धा दिखाई है। उसके अलावा किसानों के लिए बीमा, फसल बीमा योजना, उनको सस्ते ऋण देना, लगभग 53 लाख करोड़ रुपया जो है वो बिना गारंटी के लोन आम गरीब आदमी को दिया गया है। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपया दिल्ली के अंदर या पूरे देश के अंदर बिना गारंटी के दिया जाता है। अगर 10,000 वो समय से पे कर देते, 20,000 भी दिया जा रहा है, और फिर उनको 50,000 तक का भी ऋण दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है कंट्री का, एक तरफ गरीब का ऊपर उठाने का विकास, यानी कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए आदमी को अंत्योदय के थ्रू प्रोग्रेस कराना, और फिर दूसरा देश को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक पहचान देना। और हर चीज में आप देखिए ना, 5th नंबर पे इकोनॉमी का आना, जिसकी प्लानिंग अगले 5-7 साल में, 10 साल में 3रे नंबर पर आना, वो लोग जो हम पर राज करके गए उनको इकोनॉमी में पीछे छोड़ना। आज अमेरिका का राष्ट्रपति आप गले लगाता है आके, आज जापान के लोग हमारा स्वागत करते हैं, रेड कारपेट स्वागत करते हैं, पैर छू देते हैं। देखिए कुछ लोग तो भावुक होकर, जिनकी मदद कोरोना काल में 105 देशों पे वैक्सीनेशन उन्होंने फ्री पहुंचाया, दवाइयां 115 राष्ट्रों को पहुंचाई उन्होंने अपने यहां से। तो इतना बड़ा जो काम कर रहे हैं मोदी जी, पड़ोसियों के लिए हर सहायता, बच्चे अगर बाहर फंस गए रूस यूक्रेन युद्ध में, आज ऐसी है कि सिर्फ झंडा लगाइए आप हिंदुस्तान का और कोई भी देश उसका लाभ उठा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा काम वही व्यक्ति कर सकता है जो 24 में से अपने 18 घंटे इस देश के लिए देता है, जो शायद अपनी नींद भी पूरी नहीं करता है, क्योंकि उसके दिमाग में 24 घंटे रहता है कैसे देश का उत्थान हो, कम समय में किस तरह से तरक्की हो। और अगले आने वाले अमृत काल के 25 साल में मुझे कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं है कि हम अगर इस देश को नंबर 1 भी बना पाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इस पूरे काल में 9 साल का जो समय है, इस पूरे दौरान बहुत से ऐसी योजनाएं भी रहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक थी, जो शुरुआत में ही नमामि गंगा जैसे योजना कहें या फिर स्किल डेवलपमेंट योजना कहें, इस तरह के और भी कई ऐसी योजनाएं रहीं जो कहीं से भी सफल नहीं दिखती हैं। आपको क्या लगता है, जिस डेडिकेशन के साथ भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाकर के बता रही है, ऐसी क्या वजहें रहीं या क्या लापरवाही रही कि नमामि गंगे जैसी योजना जो है वो विफल साबित हो? देखिए, अगर आप कहें तो आज गंगा में पानी के जहाज चल रहे हैं। आज गंगा के किनारे लोग जाके और टेंट बना के और वहां कई कई दिन ठहरते हैं। असफल तो मैं योजनाओं को नहीं कहूंगा, लेकिन क्योंकि ये योजनाएं गंगा एक तरफ से जाती है और कई राज्यों से जाती है, तो जब तक राज्यों का सहयोग नहीं मिलता आप एक योजना को सफल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप योगी जी के उत्तर प्रदेश की बात करें, आज बनारस में गंगा का प्रारूप देखिए आप। कोरोना के दौरान डिफेम हुई गंगा कि उसमें शव बहा दिए गए या जो भी परिस्थितियां रही, लेकिन मैं उसको असफल ना मानते हुए यह मानता हूं कि क्योंकि बरसों से चली आ रही परेशानियां, जैसे यमुना का है, केजरीवाल सरकार के हाथ में कितना लाख करोड़ रुपया जो है इन योजनाओं पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं लगा रहे गंदे पानी को शोषित करने के लिए, अगर आप उसकी रेगुलर मॉनिटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसमें दोष केंद्र सरकार का नहीं आता, राज्य सरकारों का भी आता है। तो मैं ये समझता हूं कि असफल तो नहीं है, लेकिन जो अपेक्षित सफलता मिलनी चाहिए तो शायद उसमें कुछ कमी रही हो। अब देखिए, ब्रह्मपुत्रा हो या कोई भी हो, नदियां साफ हो रही हैं और मुझे लगता है अगले आने वाले समय में हम टेम्स नदी की तरह या फिर ऑस्ट्रेलिया या जापान की नदी, देखो अभी हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जापान में सिर्फ मोदी जी के एक कार्यक्रम के तहत इसीलिए गए कि जापान की नदियां सबसे साफ नदियां हैं और उनको देख के आए, उनका अध्ययन करके आए, तो वो अब यहाँ पे लागू करेंगे आकर। मुझे लगता है आने वाला समय नमामि गंगे हो या यमुना मैया हो या कोई भी नदी हो या नर्मदा हो या ब्रह्मपुत्रा, उनको बहुत स्वच्छ बनाने की दिशा में कार्य करेगी।
डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि राष्ट्र में, किसी भी देश में सामाजिक सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक अपना विषय तो है ही, इसके साथ साथ उस देश की सामाजिक अ, जो सिक्योरिटी है, सामाजिक समरसता है, आर्थिक विकास जो है, उसको लेकर के भी चर्चा रही है कि आर्थिक विकास में विभेद है। जो जिनके पास पैसे हैं वो और धनी होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं, महंगाई जैसे कारणों की वजह से। या फिर दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण मामला जो है अपने भारत जैसे देश में देखने को मिला है कि धार्मिक असहिष्णुता जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी है इन्हीं 9 सालों में। इन दोनों विषयों को लेकर के जब आप लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग अगर इस बारे में पूछते हैं कि जो धार्मिक असहिष्णुता है वो कि उसका क्या है, और जो आर्थिक विषमता है, महंगाई जैसे विषय है, उसके बारे में क्या? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोग अडानी अडानी करते हैं, अंबानी अंबानी करते हैं। तो विषय ये है कि मान लिया कोई 5,000 करोड़ की परियोजना लेके आनी है, उसको मैं और आप तो पैसे मिला के नहीं कर सकते। उसको तो 2-3-4 बड़े ग्रुप हैं जो इस काम को कर सकते हैं और वो उसको आउटसोर्स भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक परियोजना ली और फिर वो अकेले ही सारा काम कर रहे हैं। वो आउटसोर्स करते हैं, नीचे वाले ग्रुप्स को देते हैं और वो करते हैं। इसलिए वो ही कर सकते हैं और इस पर शोर मचाने का कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। तो उसमें क्योंकि बड़े ग्रुप्स काम करते हैं तो हमें लगता है कि वो बड़े ग्रुप्स तो धनाढ्य होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब काम करेंगे तो पैसा बढ़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कॉमन मैन के लिए जो छोटा काम है वो एक दायरे में वो लोग भी काम कर पा रहे हैं। स्किल इंडिया जैसे आपने कहा कि स्किल इंडिया में क्योंकि अगर आप ऑनेस्टली काम नहीं करेंगे तो ही फेल होगी। तो जो नीचे के स्तर के लोग हैं उसमें जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों ने काम नहीं किया, और हजारों करोड़ों लोग जो हैं वो सफल हुए हैं उसमें और डिफरेंट डिफरेंट छोटे कार्य अपने कर रहे हैं। तो आर्थिक विषमता का कोई बहुत ऐसा मैं ये नहीं कहता, ये तो अपने प्रयास पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने कार्य को बढ़ाते हैं या कुछ भी है। नंबर एक। नंबर दूसरा जो विषय है कि धार्मिक असहिष्णुता, ऐसा नहीं है। देखिए, ये देश करीब करीब 1000 साल गुलाम रहा है, 600-700 साल मुगलों का, 200-300 साल अंग्रेजों का, और उससे पहले भी कुछ कुछ हम पे हमले होते रहे या जो भी सिस्टम रहा। तो जो धार्मिक उन्माद उस वक्त हुआ जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता था, हजारों लोगों का मर्डर हो जाता था, एक तरफ से सेना आती थी मुगलों की और करते चले जाती कत्लेआम, और ये सब जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया वो ठीक, वरना जजिया कर लगाया, ऐसी चीजें आपने सुनी होगी। और अभी तो हमारे इन विषयों में बहुत कम पढ़ाया गया है, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ या उससे पहले से लेके मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चलते रहे, क्योंकि वो चाहते थे ये 16-17-18% तो हमारा वोटर होना ही चाहिए, और हिंदू में तो हम बंटवारा करके जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे उसमें बंटवारा कर ही देंगे, और उन्होंने किया। आज भी जो धर्म के नाम पे तो छोड़ो, आज भी जो जाति के नाम पे फलानी जगह कोई लड़ रहा है, आज जाट आंदोलन कर रहा है, आज सिख आंदोलन कर रहा है, आज ये सब आप किसने पाला? ये 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने पाला उनको, जातिवाद के नाम पे बांटा, धर्म के नाम पे बांटा और राज किया। अब तो जो दबा कुचला हिंदू धर्म था, जो नहीं बोलता था, जिसकी हर लाइन में लिखा है सबका भला हो, पूरा विश्व एक है, उसने ये जानना शुरू किया कि किस प्रकार दूसरे लोग धर्मांतरण करते हैं। क्रिश्चियनिटी कितना धर्मांतरण किया, मुस्लिम देखो आज लव जिहाद, आप हजारों मैटर है जिनके प्रूफ मिल रहे हैं। आप देखिए लेटेस्ट 3 दिन पहले की घटना, साहिल हाथ में कलावा पहन के और ऐसे काम कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किताबी बातें नहीं है, ये सच है और ये हकीकत हो रही है, क्योंकि अभी हिंदू जागना शुरू हुआ है, इसलिए उनको लगता है कि धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अपने धर्म के प्रति हिंदू सचेत हो रहा है, और सचेत होने के वक्त उनको बहुत बुरा लग रहा है जिन लोगों ने उनको पाला, और उनके धर्म की जो कट्टरता है वो देखते ही, आप देखते हो हर चीज में 25 वार चाकू के करना, उसके बाद पत्थर की सिल्लियों से मारना, ये कौन से धर्म में सिखाया जाता है? उसने कहीं ना कहीं से तो सीखा होगा। और ऐसे एक नहीं, आफ्ताब जैसे 72 टुकड़े करने वाले लोग आप सैकड़ों एग्जाम्पल सुबह से शाम तक देखते हैं। तो ये हिंदू है या मुस्लिम है जो उन्माद कर रहा है, ये आपको सोचना होगा। हम तो आज भी वही है, हमारा पूरा विश्व एक है, सब हमारे अपने हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई ऐसा हम फर्क नहीं करते। आप कोई एक ऐसी योजना बता दें जिसमें वो योजना मुस्लिम्स को नहीं मिल रही हो, मुस्लिम ज्यादा गरीब है तो उसको योजना का लाभ ज्यादा मिल रहा है, लेकिन क्योंकि दूसरी पार्टी को यही करना है, राहुल गांधी के पास एक ही काम है कि ये अमेरिका में जाके देश की बुराई करो, ऑस्ट्रेलिया में जाके देश की बुराई करो, और उससे उनको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला हैगा। मुझे लगता है कि देश का स्तर वो नीचा करते हैं जाके। तो मुस्लिम तुष्टीकरण जो किया, अब वो तुष्टीकरण कम हो रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि धार्मिक डिवीजन हो रहा है। ना तो कोई यहाँ पे असुरक्षित है ना कुछ है। हाँ, कोई गलत करेगा तो उसकी सजा ठीक से मिलेगी, और हमारे पास योगी जैसे सीएम अभी हैं, उनका बुलडोजर तैयार रहेगा और रहना भी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तानाशाही
का भी आरोप लगते रहा है, विपक्ष की बात नहीं सुनने का भी आरोप लगते रहा है। कई सारे आंदोलन भी हुए, कई सारे प्रदर्शन भी हुए, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं। ये तानाशाही के आरोप को आप लोग कैसे देखते हैं, कैसे खंडित? तुरंत एक्शन लिया गया, जैसे पहलवानों का मुझे विषय आ रहा होगा आपके दिमाग में शायद, तुरंत एक्शन लिया गया, उससे जिम्मेदारी से हटा दिया गया है, उनको पद से नहीं हटाया क्योंकि अभी इलेक्शन होने उससे पहले। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि कोई प्रूफ उनके पास नहीं है। दिल्ली सरकार को लेकर के भी अगर देखिए कि दिल्ली सरकार का जो हाँ। पावर का हस्तांतरण है, कोर्ट की इंटरफेरेंस जी, के जी, बाद मैं जो बता है, दिल्ली सरकार जो है वो केंद्र शासित सरकार है। ये बार बार कंफ्यूज करते हैं क्योंकि देखिए राजनीति जो है ना, केजरीवाल जी की राजनीति मात्र एक विषय पर टिक रही है, तो लटकाना, भटकाना और अटकाना। वो हर चीज में, मान लिया कोई काम कर लेते हैं तो वो तारीफ नहीं करते कि एलजी ने उस काम की परमिशन दी थी, लेकिन अगर कोई काम रुक जाता है और जो गलत काम उसको तुरंत वो एक्सपोज करते हैं, एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा जी, एलजी होता कौन है जी। सबसे बड़ी बात है, संविधान के अनुसार एलजी ही सबसे बड़ा है और हर कार्य के लिए एलजी ही करेगा। हाँ, जनता ने प्रतिनिधि चुने, वो उनको सजेस्ट करेंगे कि ये काम उनके हित में है कि नहीं है जनता के, और वो अगर हित में समझते हैं तो यस बोलते हैं और हित में नहीं है तो नो। केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यही इस दिल्ली में चलती है। अगर केजरीवाल जी सब कमांड करेंगे तो वो केंद्र के लोगों का हवाई जहाज तक नहीं उतरने देंगे इस दिल्ली में। वो दो राजदूत इसमें रहते हैं, उनको भी कोई बड़ी बात नहीं है, उनको भी फांसी लगाने की बात करेंगे जिस प्रकार के वो एनार्किस्ट हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से होता है उसी तरीके से होगा। अगर आप बदला लेने की रणनीति से, आपके पास मान लिया कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया कि आपके पास अधिकार आ गया और आपने अगले दिन रात में 2-3 बजे चोरी करा दी जाके अपनी फाइल मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो मजबूर होकर केंद्र को यह निर्णय लेना पड़ा। और यह पहली बार नहीं हुआ, सैकड़ों बार ऐसा हुआ है। आपको पता होगा, एक मुस्लिम महिला थी 61 साल की, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई इनका लालन पालन के लिए पैसा दो, ये तलाक नहीं दे सकते इस तरीके से। और राजीव गांधी की सरकार ने यह संशोधन किया, विधेयक पास किया था पार्लियामेंट में, तब भी ऐसा ही बदलाव करना पड़ा था क्योंकि तब संकट आ गया था, उनको एक तुष्टिकरण का संकट आ गया था कि मुसलमान नाराज ना हो जाए। आरिफ मोहम्मद जी ने तब सरकार से इस्तीफा दिया था, जो अब केरल के गवर्नर हैं। तो ऐसा बहुत बार होता रहा है कि ये विधेयक लाने पड़े, संशोधन करने पड़े, और ये जनता की भलाई के लिए हैं। वो तो बदला लेंगे उन लोगों से जो लोग उनकी फाइल को, गलत फाइल को साइन नहीं कर रहे, उनसे बदला लेने के लिए तैयार थे। वो पहले ही दूसरे दिन उन्होंने ट्रांसफर्स करने शुरू कर दिए थे। यही वजह है कि केंद्र को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो जनता के हित में है, वरना केंद्र ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता कि जिससे कोई देश की या दिल्ली की प्रगति रुके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर यूके चौधरी, उत्तर पूर्वी जिला में महामंत्री थे। निश्चित रूप से डॉक्टर यूके चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कामों को गिनाया। लोगों को ये बात भी पता है कि जिस 9 सालों में वास्तव में पूर्ण बहुमत की सरकार थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास किया है, उस विकास को लोगों ने देखा भी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो चुनौतियां रहीं और लोगों के सामने जो चुनौतियां आई, जो आरोप लगे, उसको भी लोगों ने खुद भी देखा है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी उन जो डेवलपमेंट के काम है, वो जो काम है उसको लेकर के लोगों के बीच में है और आगामी 2024 के चुनाव में उसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है।